वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का सेशन है बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आइए देखते हैं। तो बेस माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले तो ये माइक्रो शब्द का मतलब जानिए। माइक्रो मतलब स्मॉल, एक मतलब छोटे छोटे लेवल पे। माइक्रो मतलब जैसे एक इंडिविजुअल की वो इकोनॉमी कैसी है, इनकम कैसी है, एक इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाता है। माइक्रो का मतलब ये है स्मॉल स्मॉल स्मॉल। और एक इकोनॉमिक का दूसरा टर्म है मैक्रो इकोनॉमी। इसका माइक्रो और मैक्रो। तो मैक्रो जो होता है एक लार्ज सेक्शन में देखा जाता है, मतलब कंट्री के लेवल पे, जैसे गवर्नमेंट बजटिंग। तो सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमी देखेंगे, फिर मैक्रो पे आएंगे। तो आइए देखा जाए। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। पीपल इन सोसाइटी नीड्स वेरियस गुड्स एंड सर्विस। तो लोगों को हर चीज़ की ज़रूरत है। एवरीडे एवरीडे लाइफ में, डेली अपनी दिनचर्या में लोगों को गुड्स और सर्विसेज चाहिए ही चाहिए। पीपल इन सोसाइटी नीड वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। फूड हो गया, ये तो बेसिक नीड है। खाना नहीं खाएंगे तो ताकत कहाँ जाएगी। फूड, क्लॉथिंग, कपड़े भी चाहिए ही। तो ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। और सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट हो गया, टीचर, डॉक्टर, ये सब सर्विसेज हो गए। तो डॉक्टर की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब तबीयत हेल्थ ख़राब हो गई है तो अब भाई तबीयत ख़राब होगी तो डॉक्टर के यहाँ ही जाएंगे ना, किसी और के यहाँ तो जाएंगे नहीं। तो टीचर एंड डॉक्टर ये तो सर्विसेज हो गई। और क्या है? रोड्स एंड रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज and several other services like that of teachers and doctors. No individual as well as the society at large has unlimited resources, land, grains, etc. compared to their needs. Everyone faces scarcity of resources. Everyone faces scarcity of resources. रिसोर्सेज लिमिटेड है और लोगों की ख्वाहिशें अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, लोगों की ख्वाहिशें अनलिमिटेड है। लोगों की चाहतें बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा लोगों की चाहतें हैं। और उसी चाहत को पूरा करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज का हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स के साथ कैसे हम फुलफिल करें। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, हमारे अर्थ पे रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे यूज करें, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्योंकि लोगों की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। लोगों की इच्छाएं, लोगों की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं। और लोग अपनी सारी इच्छाएं तो पूरी कर नहीं सकते। अब भाई एग्जाम्पल ही ले लीजिए। आप लोग मॉल में जा रहे हैं। आप लोग क्या, चलिए मैं ही ले ले अपना, मैं मॉल में गया। तो अब मैं मॉल में सभी सभी चीज़ें तो खरीद नहीं सकता, मतलब पूरा मॉल तो खरीद नहीं सकता। कि खरीद सकता हूँ? बताइए। बताइए, आप ही लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या मैं पूरा मॉल खरीद सकता हूँ? अगर मैं मॉल खरीद सकता तो मैं यूट्यूब पे वीडियो क्यों बनाता? मैं मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो लोगों की ख्वाहिशें अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स। लोग ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन लोग क्या ले पाते हैं? नहीं ले पाते। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी ख्वाहिशों को एडजस्ट करके
उनका यूज़ करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करना है। अपनी अनलिमिटेड वांट्स को एक एडजस्ट करते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे हमें यूज़ करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज का हमें कैसे यूज़ करना है, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़िए। Therefore has to use the limited resources in the best possible way to fulfill their need। तो वही बात कह रहा है जो मैंने अभी बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करना है और अपनी ज़रूरतों को कैसे। अब सारी चीज़ अपनी अनलिमिटेड ख्वाहिशें तो पूरी कर नहीं सकते, लेकिन जो बेसिक नीड है, ज़रूरतें, ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, वो तो पूरा कर ही सकते हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके। और बेसिक नीड मतलब हमारी ज़रूरतें क्या है, मतलब बेसिक नीड, बेसिक ज़रूरतें क्या है? फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर और वाटर, एयर। ये 5 चीज़ें बेसिक नीड है। खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए और रहने के लिए छत। रहने के लिए छत तो चाहिए ही। बिना छत के अब बारिश हो रही है, किसी के पास तो ये भी नहीं है छत। जो फुटपाथ पे रहते हैं उनका सोचिए। तो आइए देखा जाए। देयरफॉर there has to be some compatibility between what people in society collectively want to have and what they produce. The allocation of limited resources and the distribution of final the final mix of goods and services are two of the basic economic problem faced by society। तो लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे एलोकेशन है, एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन मतलब कहाँ कहाँ वो लिमिटेड रिसोर्सेज एलोकेट है, डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स और सर्विसेज का जो फाइनल मिक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों चीज़ें आर टू ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक, और ये दोनों बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है सोसाइटी में, जो सोसाइटी मतलब फेस कर रहा है। ये इंट्रोडक्शन है। अब आते कोर चैलेंजेस ऑफ एन इकॉनमी। कोर चैलेंजेस ऑफ एन इकॉनमी, इकॉनमी में कोर कोर मतलब प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। इन द कोर्स ऑफ these In the course of these basic economic activities, every society has to face a scarcity of resources। Scarcity का मतलब कमी, scarcity of resources, and it is the scarcity of resources that gives rise to the problem of choice। समझ में आया? नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ। तो एवरी सोसाइटी हैज टू फेस, हर सोसाइटी, हर समाज ये स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज को फेस करता है। ये प्रॉब्लम हर सोसाइटी में है। रिसोर्सेज कभी पूरे नहीं होते हर सोसाइटी में, कुछ ना कुछ कमी है ही, स्कैसिटी है, कमी है रिसोर्स का, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। अभी हमने पढ़ा, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो रिसोर्सेज की कमी तो होगी, स्कैसिटी होगी। तो बस हमें यही देखना है, मतलब इस कमी को कैसे हमें अपनी बेसिक नीड के साथ इसका यूज़ कैसे करना है, ये लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करना है, ये एक सोसाइटी में एक रो तो ये सब कैसे होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन। यानी कि ये जो इकोनॉमी है और ये पॉलिटी, इनको हम कनेक्ट, ये दोनों कनेक्ट हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? कितनी है ना? इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ लोगों का देश है।
और रिसोर्सेज लिमिटेड। तो अब हर लोगों सारे लोगों की इच्छाएं तो पूरी हो नहीं सकती। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइज करना है, उस ये सब कौन देखेगा? गवर्नमेंट ही देखेगी, इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट सबको तो सबकी इच्छाएं तो पूरी कर नहीं सकती। कि सबकी इच्छाएं पूरी कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट, बताओ? किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो यही है इकोनॉमी। और जब ये क्या लिखा है यहाँ पे, एवरी सोसाइटी हैड टू फेस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज की कमी हर सोसाइटी फेस करती है। ये लिखा है, इट इज़ अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट गिव्स राइट टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को, ये जो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को रेज करता है। ये प्रॉब्लम आती है चॉइस करने की। प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी, सॉरी, उत्पादन एंड क्वांटिटी, मतलब कैसे बताऊँ हिंदी? क्वांटिटी यानी कि उसकी मतलब क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितनी कितनी क्वांटिटी में है वो। एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुड और क्वांटिटी मीन्स वो कितनी क्वांटिटी में है। प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी, every society has to decide on how to use its scarce resources। देखो, हर सोसाइटी ये डिसाइड करती है कि रिसोर्सेज जो स्कार्स रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज की कमी है, स्कार्स रिसोर्सेज, तो उन स्कार्स रिसोर्सेज का कैसे यूज करना है, ये हर सोसाइटी एक प्लान बनाती है, मतलब एक वो बनाती है, रूल्स बनाती है कि कैसे हमें स्कार्स रिसोर्सेज का यूज करना है। कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल में गोकुलधाम सोसाइटी को ही ले लो। अब वहाँ के जो सेक्रेटरी साहब हैं, वो एक रूल्स बनाएंगे, एक एक पूरा सिस्टम बनाएंगे कि कैसे हमें रिसोर्सेज का यूज़ करना है, मेंटेनेंस का चेक, मतलब सोसाइटी को मेंटेन करना है, एक बजट बनाना है, एक कि इस सोसाइटी में कितना खर्चा होगा। पानी जो चाहिए सोसाइटी में, वाटर जो चाहिए, तो वाटर सप्लाई, पानी की टंकी में पानी आ रहा है कि नहीं, मतलब ये सब मेंटेनेंस में आता है। बिजली का बिल, तो ये सब खर्चे में आ गया। पानी, बिजली, तो इन सब का एक्सपेंडिचर एक बजट बनाता है। सोसाइटी का अगर सेक्रेटरी की बात करें, तो वो पूरी सोसाइटी का एक बजट बनाता है कि कितना खर्च होगा, सोसाइटी फंड में कितना मतलब अमाउंट है, और कितने लोग मतलब मेंटेनेंस दे रहे हैं, उस हिसाब से बजट बनाता है। और कितना खर्च होगा ये देखता है। तो ये सोसाइटी के लेवल पे, तो ये सोसाइटी वाला ये इसी में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये सिर्फ एक सोसाइटी की बात हो रही है। जब हम कंट्री की बात करेंगे, कंट्री पूरे देश की बात करेंगे, तब मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी। ठीक है? तो अभी हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, तो मैक्रो पे ही फोकस करो कि हर सोसाइटी क्या करती है, डिसाइड करती है कि उसे स्कार्स रिसोर्सेज का कैसे यूज करना है। इट रेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग एंड मोर लग्जरी गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। क्या हुआ? Production and quantity. Every society has to decide on how to use its scarce resources. It raises a trade-off between food, clothing, housing, and more luxury goods, agricultural goods, industrial product and services, resources and in using more resources in education and health, or more resources in building military reserves, investing in consumption goods, or having investment goods like machines, which will boost production and consumption tomorrow.
तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है? इट रेजेस अ ट्रेड ऑफ बिटवीन फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग एंड मोर लग्जरी गुड्स। अब देखिए, लग्जरी गुड्स, एक मिडिल क्लास को ले लीजिए और एक जो फुट भीख मांगते हैं, गरीब, एकदम बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या वो लोग लग्जरी गुड्स अफोर्ड कर पाएंगे? आप ही लोग बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि लग्जरी गुड्स वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे, मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में। एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स यानी कि जो खेती से उत्पादन हुए, खेती से उत्पादन के सामान है, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, वीट, राइस, मेज, पार्ले, लेंटिल, लेंटिल यानी कि दालें, और क्या, मतलब एग्रीकल्चरल गुड्स। अब वीट है, गेहूँ, तो वो फैक्ट्री में आएगा, तो फिर उससे बिस्किट बनते हैं। बहुत गेहूँ से बहुत सारे बिस्किट बनते हैं। कोई एग्जांपल आप लोग दीजिए कमेंट सेक्शन में, गेहूँ के जो बिस्किट बनते हैं, कौन कौन से बिस्किट। आप लोग तो खाते ही हैं बिस्किट, तो बताइए कमेंट सेक्शन में। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, every society has to decide on whether to use more labor or more machines, and which technologies to adopt in the production of each of the goods. Allocation of scarce resources. तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन के बाद एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब ये तीनों प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये तीनों अभी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। तो स्कार्स रिसोर्सेज का एलोकेशन, एवरी इकोनॉमिक every economy faces the problem of allocating scarce resources to the production of different possible goods and services, and of distributing the produced goods and services among the individual within the economy. The locus, क्या लिखा है? Allocation of scarce resources and the distribution of the final goods and services are the central problem of any economy. तो एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज ये सेंट्रल प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज की कितनी कमी है, तो उनका एलोकेशन ये सेंट्रल प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व आइदर बाय द फ्री इंटरेक्शन, basic problem can be solved either by the free interaction of the individual pursuing their own objectives, as is done in the market, or in a planned manner by some central authority like the government. अब मान लीजिए यहाँ बेसिक प्रॉब्लम क्या है जिसको सॉल्व करने की बात हो रही है? कैन बी सॉल्व आइदर बाय द फ्री इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल pursuing their own objective, अपनी ओन ऑब्जेक्टिव, अपनी, तो अपनी ओन ऑब्जेक्टिव को परस्यू करने के लिए इंडिविजुअल इन फ्री इंटरेक्शन करता है, जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। फ्री ऑब्जेक्ट ओन ऑब्जेक्टिव एज इट डन इन द मार्केट और इन अ प्लान मैनर बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी लाइक द गवर्नमेंट। सेंट्रली प्लान इकॉनमी, सेंट्रली प्लान इकॉनमी का मतलब कि जो एकदम सेंट्रली केंद्रीय रूप से पूरी प्लान हो, यानी कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लो, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पहले बजट बनाती है,
बजट कब आता है? 1 फरवरी को आता है। उसके बाद फिर उस बजट के हिसाब से एक्सपेंडिचर होता है कि कैपेक्स पे कितना खर्चा होगा, एजुकेशन, हेल्थ, कितना कितना एक्सपेंडिचर होगा। उस हिसाब से अपना बजट बनाती है और फिर वो एक्सपेंड करती है। और फिर इतने सारे राज्य गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट को भी तो पैसे को एलोकेट करना है। सारा सेंट्रल गवर्नमेंट तो लग नहीं सकती। फेडरलिज्म है, पावर शेयरिंग है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा देना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, सबको पैसा भेजना पड़ेगा। भले मान लो किसी एक स्टेट में उस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी आड वो है, पॉलिटिकल पार्टी का जो भी लीडर है, वहाँ उसकी सरकार नहीं है, फिर भी उसको भेजना पड़ेगा क्योंकि ये फेडरलिज्म है। भले उस पार्टी की सरकार उस राज्य में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको पैसा भेजना पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है, वो राज्य इंडिया का पार्ट है। तो इस हिसाब से उसको पैसे भेजने पड़ेंगे। अब ये नहीं कर सकता कि वहाँ हमारी सरकार नहीं है उस स्टेट में, तो हम वहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ हम पैसे नहीं भेजेंगे। ऐसा वो नहीं कर सकता, उसे भेजना पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है, वो राज्य, वो स्टेट जो भी जहाँ पे जो भी सरकार रूल कर रही है, वो इंडिया का पार्ट है। तो उस नाते उसे पैसे भेजने पड़ेंगे वहाँ उस राज्य के डेवलपमेंट के लिए। ये कह के ऐसे कह के पीछे नहीं हट सकती सेंट्रल गवर्नमेंट कि यहाँ वहाँ हमारी वो गवर्नमेंट नहीं है तो हम पैसे क्यों भेजें। ये गलत है। ये ये फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर को कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना आ जाए, ना ही अपोजिशन, ना ही पॉलिटिकल पार्टी। चलिए हम पॉलिटी में चले गए, कोई बात नहीं। सेंट्रली प्लान इकॉनमी मतलब सेंट्रली प्लान होती है ये इकॉनमी। The government are the central authority plan all the essential activity in the economy. The central government may make decision regarding production, exchange, consumption of goods and services, and their distribution. What is thought to be desirable for society as a whole. For example, education or health services. एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज में का एग्जांपल ले लीजिए। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज में कितना वो खर्चा करना है एक्सपेंडिचर, तो उसको प्लान करके उसको एग्जीक्यूशन में लाएगी। तो पहले प्लान करेगी, उसके बाद एग्जीक्यूशन में, यानी कि पहले इकॉनमी क्या लिखा है, सेंट्रली प्लान करेगी, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन उसके बाद होगा, पहले प्लान उसके बाद एग्जीक्यूशन। Desirable for society as a whole. In this, the government might try to induce the individual to produce an adequate amount of goods and services, or may itself decide to produce that goods and service। हाँ चलिए, might try to induce individual the individual to produce an adequate amount of goods and services, or may itself decide to produce that good or service, or may intervene and try to achieve an equitable distribution of the final mix of goods and services to the needy। नीडी का मतलब जरूरतमंद, नीडी। द मार्केट इकॉनमी क्या है? द मार्केट economy in a market economy, all economic activities are organized through the market। सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मार्केट के थ्रू ऑर्गेनाइज होती है। अब
मार्केट ही नहीं रहेगा तो लोग मार्केट नहीं रहेगा तो लोग कहाँ वो करेंगे, कहाँ लोग जाएंगे खरीदने। मार्केट में ही लोग खरीदते हैं, पैसे देते हैं, तो उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। जितने भी व्यापारी मार्केट लगाते हैं छोटे छोटे, उसी को मार्केट कहते हैं। जो ये छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल मर्चेंट, छोटे छोटे व्यापारी जो दुकान लगाते हैं, यही मार्केट है। और ये लोग जब कमाते हैं तब जाके इकोनॉमी बूस्ट होता है, इकोनॉमी बूस्ट होता है। ठीक है, समझ में आ रही है? In market economy, interaction between buyer and seller can occur in various situations. बायर खरीदने वाला और बेचने वाला, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, बातचीत, इंटरेक्शन। फ्रॉम ओपन विलेज चौक टू सुपर बाजार, थ्रू टेलीफोन, इंटरनेट, conduct exchange of commodities, arrangement which allow people to buy and sell commodities freely are the defining feature of a market. In a market system, all goods or services come with a price which is mutually agreed upon by the buyers and sellers, at which the exchanges that take place. The price reflect on average the society valuation of the good or service in question. A market, यहाँ देखो कुछ, a market in economics, a market in economics is an institution which organizes the free interaction of individuals pursuing their respective economic activities. In other words, it is a set of arrangements where economic agents can freely exchange their endowment. In endowments are products with each other. The mixed economy. All goods or services come with a price which is mutually agreed upon by the mutually मतलब आपसी सहमति, म्यूचुअली एग्रीड मतलब आपसी सहमति। बायर और सेलर के बीच एक आपसी सहमति होगी तब जाके वो जो गुड्स है, वो का जो प्राइस है, बार्गेनिंग सुने ही होगे, तो बार्गेनिंग करते हैं कि यहाँ इतना कम करिए, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो बार्गेनिंग लोग, तो एक समय पे सेलर भी और बायर दोनों म्यूचुअली अगर एग्रीड है तो वो गुड्स का एक्सचेंज होगा, जो गुड्स है, सामान है, उसका एक्सचेंज होगा। मतलब वो सामान लेगा, उसके बदले में पैसे देगा, तब जाके म्यूचुअली, अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो वो एक्सचेंज नहीं होगा सामान का। एग्रीमेंट ही नहीं है, म्यूचुअल आपसी सहमति है ही नहीं दोनों के बीच, बायर और सेलर के बीच, तो कहाँ से होगा? तो दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, तब जाके एक्सचेंज हो पाएगा, एक्सचेंज टेक प्लेस हो पाएगा। प्राइस रिफ्लेक्ट ऑन एवरेज द सोसाइटी वैल्यूएशन ऑफ द good or service in question. If the buyers demand more of a certain good, the price of that good will rise. अगर बायर की डिमांड ज़्यादा है, बायर डिमांड मोर ऑफ अ सर्टेन गुड, द प्राइस ऑफ दैट गुड विल राइज। यानी कि खरीदने वाले अगर ज़्यादा हैं तो जो सामान है उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, यानी कि महंगाई, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। यहाँ मतलब यही है इसका मतलब। अगर खरीदने वालों की डिमांड है उस सामान पर,
तो द प्राइस ऑफ दैट गुड विल राइज, बढ़ जाएगी। यानी इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई को, बढ़ जाएगा। दिस इन टर्न विथ इन्फ्लुएंस प्रोड्यूसर, और इसके बदले में जो प्रभाव किस पे आएगा, प्रोड्यूसर पे। जब देखो डिमांड बढ़ी है उस सामान की, तो उसका उसका प्राइस बढ़ेगा, उसकी कीमत बढ़ेगी, तो जो प्रोड्यूसर बनाने वाला है उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि क्या कर रहा है, बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है टू इंक्रीज दियर प्रोडक्शन। तो अगर उसके डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। ऐसे समझो, अगर कोई सामान है, लेट्स से क्या सामान लें हम, चलो टमाटर ही ले लो। टमाटर की डिमांड मान लो मार्केट में बढ़ गई, सबको टमाटर चाहिए, तो अब टमाटर की प्राइस बढ़ जाएगी और टमाटर महंगा हो जाएगा। यानी कि लोगों को टमाटर चाहिए और टमाटर महंगा है। तो अब जो प्रोड्यूसर है, यानी कि टमाटर की ज़्यादा खेती होगी, यानी कि ज़्यादा खेती होगी, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन। तो और जब रुको, गलत है गलत है, यहाँ पे लिखा है इफ़ द बायर डिमांड मोर of a certain good, the price of that good will rise. In this in turn will influence producers to increase their production. डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और यहाँ अभी सिंपल के लिए यही समझो कि डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। यही यहाँ पे है इसका मतलब, आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे। कहाँ लिखा है, हाँ यहीं पे लिखा है। In this way, prices of goods and services send in, important information to all the individuals across the market and help achieve coordination in a market system. And the central problem regarding how central problem regarding how much and what to produce are solved through the coordination of economic activities brought about by the price signal. Coordination of economic activities, coordination of economic activities, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका तालमेल, उसका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी, कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल, उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का तालमेल। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है मार्केट इकोनॉमी के बाद मिक्स इकोनॉमी। द मिक्स इकोनॉमी, मिक्स नाम से ही पता चला मिक्स है, मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स इकोनॉमी में अ मिक्स इकोनॉमी सिस्टम blend element of both capitalism and socialism। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का मिक्सर होता है, दोनों का ब्लेंड होता है। इन दोनों एलिमेंट का, दोनों का योगदान होता है इस इकॉनमी में। कैपिटलिज्म इकॉनमी जिसमें एक इंडिविजुअल डोमिनेट करता है, प्राइवेट ओनरशिप, इसमें कैपिटलिज्म यानी कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल के वो हो रहा है, जिसमें इंडिविजुअल का इन्वेस्टमेंट होता है, और मतलब उसका प्रॉफिट होता है, उसका इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल का। और सोशलिज्म में जब इकोनॉमी को गवर्नमेंट प्लान करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाती है, सोशलिज्म। और कैपिटलिज्म में जब कोई प्राइवेट आके इकोनॉमी को कंट्रोल करता है तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एग्जाम्पल में यूएसए एंड यूएसएसआर, कोल्ड वार का टाइम पीरियड ले लो। यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों की आइडियोलॉजी अपोजिट थी। यूएसएसआर सोशलिस्ट इकोनॉमी था, सोशलिस्ट इकोनॉमी
इकोनॉमिक सिस्टम गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, और एक ही सिंगल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अरे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रसिया। रसिया एक ही पार्टी सिस्टम था ना। तो गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही थी। यूएसए में कैपिटलिस्ट सिस्टम था, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप, सबके पास माली माल था, सारे प्राइवेट प्लेयर के पास। यानी कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी में प्राइवेट प्लेयर का खेल होता है, और सोशलिस्ट इकॉनमी में गवर्नमेंट का खेल होता है। और हमारे इंडिया में मिक्स इकॉनमी चलती है। यहाँ पे दोनों का रोल होता है, दोनों का बराबर रोल होता है। यानी कि कैपिटलिस्ट लोगों का भी, और सोशलिस्ट यानी गवर्नमेंट का भी। यानी कि प्राइवेट स्कूल भी चलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब तक मैंने जो बताया, मतलब जो पढ़ा, जो समझाया, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? It preserves private property and economic freedom, but permit government intervention to achieve social goals. In reality, all economics are mixed economy. अगर रियलिटी की बात करें तो सारी इकोनॉमी जो है, all economy are mixed economy, where some important decisions are taken by the government and the economic activity are by and large conducted through the market. The only difference is in terms of the extent of the role of the government in deciding the course of economic activities. For example, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का ले लो। अमेरिका का अभी बोला था ना, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मिनिमल। गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है, मिनिमल होता है। अभी बोला ना, प्राइवेट इकॉनमी होती है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी। तो गवर्नमेंट का कहाँ रोल होगा? मिनिमल होगा। इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल है ही नहीं। गवर्नमेंट खाली वो देखती है, लॉ एंड गवर्नेंस को, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है बस। ठीक है। China, it follow a centrally planned economy for the major part of the 20th century. India, since independent, the government has played a major role in planning economic activity. However, the role of the government in the Indian economy has been reduced considerably in the last couple of decades. तो आज़ादी से लेकर, since independent since independent, the government has played a major role in planning economic activities. But आगे क्या है? However, जैसा कि the role of government in the Indian economy has been reduced. इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल कम हुआ है, रिड्यूस रिड्यूस हुआ है, खाली कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ है, खाली कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है कंसिडरेबली, मतलब धीरे धीरे। अब गवर्नमेंट का कहाँ ही रोल है? कंसिडरेबली पूरा रिड्यूस हुआ है, कम हो गया है। खत्म नहीं हुआ है, कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड। अब डिकेड मतलब 10 साल का जो वो होता है, डिकेड यानी दशक हिंदी में। 10 सालों का जो एक वो होता है, फेज होता है। तो इन 10 सालों के फेज में कंसिडरेबली रिड्यूस हुआ है गवर्नमेंट का रोल इंडियन इकोनॉमी में। अब मतलब धीरे धीरे प्राइवेट का बोलबाला हो रहा है। अब हर जगह प्राइवेट 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 चल ही रहा है। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव normative economics. In economics, we try to analyze the different mechanisms and figure out the outcomes which are likely to result under each of these mechanisms. We also try to evaluate the mechanism by studying how desirable the outcomes resulting from them are. Often, a distinction is made between positive economic analysis and normative economic analysis, depending on whether we are trying to figure out how a particular mechanism functions or we are trying to evaluate it.
तो पॉजिटिव मतलब, तो पॉजिटिव यानी कि अच्छी इकॉनमी है। पॉजिटिव यानी कि अच्छी ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ, इकोनॉमी का पॉजिटिव वे। एंड नॉर्मेटिव मतलब नॉर्मल, नॉर्मेटिव यानी नॉर्मल, एकदम मतलब ना पॉजिटिव ना वो नेगेटिव, नॉर्मल एकदम नॉर्मेटिव। In economic, we try to analyze the different mechanism and figure out the outcome. Outcome यानी कि outcome क्या है, result क्या है, which are likely to result under each of these mechanism. We also try to evaluate the mechanism by studying how desirable the outcome resulting from them are. We also try to evaluate the mechanism by studying how desirable the outcome resulting from them are. Often, a distinction is made between positive economic analysis and normative economic analysis. The positive economic analysis, in this we study how the different mechanism function. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि कैसे अलग अलग जो मैकेनिज्म है वो फंक्शन कर रहे हैं। बहुत सारे मैकेनिज्म है, मतलब मैकेनिज्म का मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में, तो वो कैसे वर्क कर रही है प्राइवेट कंपनियां, तो उनका मैकेनिज्म क्या है, उसको हमें स्टडी करना होता है। तो ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में इंडियन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दीज मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नॉट। मतलब इसमें हम ये समझते हैं कि जो मैकेनिज्म ये है वो डिजायरेबल है या नहीं। डिजायरेबल मतलब डिजायर फुल है कि नहीं, लोगों के लिए डिजायरेबल है कि नहीं। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखो लिखा है पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। मतलब ये जो बुक है इसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये बुक यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यहाँ देखो लिखा भी है फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और ये बेसिक है, ये बेसिक है एंड एडवांस का दिखा रहा हूँ, एडवांस की बुक। एडवांस की बुक अभी अब आपको दिखा रखी है। ये देखिए सीसैट की बुक है, ये एडवांस के लिए। एंड दिस इज इकोनॉमिक्स, दिस इज बेसिक एंड दिस इज एडवांस। पहले बेसिक फिर एडवांस। और ये जो फोटो है ये इनका नाम ऋषभ, सॉरी सीसैट के डॉन इनको कहा जाता है, सीसैट डॉन। इनका नाम ऋषभ शर्मा है। ये इकोनॉमिक, सीसैट और मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब सीसैट का पूरा ये पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स सीसैट ये इन्हीं का है, और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इन्हीं से पढ़ के पढ़ाऊँगा, मतलब पहले मैं इनसे पढ़ूंगा फिर मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाऊँगा। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, मैं कैसे मतलब समझा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको जो मैंने अभी तक बताया, जो भी मैं समझा रहा हूँ सही बता रहा हूँ कि नहीं। ये भी करेक्शन आप ही लोग कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो अब मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।